हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एडपोल। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है द केस स्टडी मेथड। हम पढ़ रहे हैं रिसर्च मेथडोलॉजी, उसी में है एक इम्पॉर्टेंट केस मेथड, केस स्टडी मेथड, जो कि क्वालिटेटिव जो रिसर्च है उसका ही एक पार्ट है, एक टाइप है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। द केस स्टडी मेथड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, एक इतना फेमस है ये केस स्टडी मेथड, आपने सुना होगा बहुत बार, इस पे केस स्टडी हुई है, इस पर केस स्टडी हुई है। तो क्या है ये केस स्टडी? ये बहुत पॉपुलर और इम्पैक्टफुल क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में यूज़ होता है। सोशल साइंस की जब भी हम बात करते हैं, उसके अंदर साइकोलॉजी की भी बात कर लीजिए आप, एजुकेशन में, मैनेजमेंट में, सब में ये केस स्टडी यूज़ होती है। क्वालिटेटिव है, क्वालिटी मीन्स क्या? गुण बताए जाते हैं इसमें किसी चीज़ के, बहुत पर्टिकुलर होते हैं ये, एकदम आपकी एक स्पेसिफिक चीज़ को डेप्थ के अंदर स्टडी करना, है ना, वो क्वालिटेटिव है। मैनेजमेंट हुआ ये सब में। अनलाइक ब्रॉड सर्वेज, ये ब्रॉड सर्वेज के जैसा नहीं होता है। जो बड़े बड़े ब्रॉड सर्वेज होते हैं ना, दैट लुक फॉर जनरल ट्रेंड्स, जो एक छोटा सैंपल सब पर लागू हो जाए ब्रॉडली, उसके जैसा नहीं होता है केस स्टडी। केस स्टडी तो भाई डाइव्स डीप, मतलब एकदम वो डुबकी लगाने वाला होता है किसी स्पेसिफिक चीज़ के अंदर। डाइव डीप, एकदम गहराई तक आपको उतार देगा उस सब्जेक्ट में, उस यूनिट में, विच कुड बी एन इंडिविजुअल। कोई इंडिविजुअल के ऊपर आप केस स्टडी कर सकते हैं, किसी भी इंसान के ऊपर, किसी के चरित्र के, उसके वो किसी के जीवन चरित्र के ऊपर कर सकते हैं, है ना। कोई ग्रुप के ऊपर आप कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, कोई कम्युनिटी है ऐसी, कोई ट्राइबल कम्युनिटी को देख लीजिए, या फिर कोई भी ऐसी कम्युनिटी, नॉट ओनली ट्राइबल, हम कोई भी वुमेन की कोई अच्छी अलग कम्युनिटी है उनके ऊपर, ट्रांसजेंडर की, तो उस कम्युनिटी के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं केस स्टडी मेथड को अप्लाई करके। और स्पेसिफिक इवेंट के लिए भी आप केस स्टडी कर सकते हैं। जैसे अभी करंटली में ऑपरेशन सिंदूर जो इवेंट हुआ था, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी केस स्टडी हो रही है। टू अंडरस्टैंड, वो समझने के लिए की जाती है, कोई भी टॉपिक को डेप्थ में एकदम इंटरव्यू के साथ वो करना क्यों की जाती है? टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स, उसके जटिल टॉपिक्स को, जटिल इश्यूज जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स इश्यूज कि रियल लाइफ में वो सच में क्या था, वो समझने के लिए करते हैं लोग के केस स्टडी को। वाई इज द केस स्टडी मैथड? व्हाट इज द केस स्टडी मेथड? क्या है ये केस स्टडी मेथड? तो अ केस स्टडी इज एन इंटेंसिव हॉलिस्टिक, मतलब देखिए इसमें इंटेंसिव, बहुत डीप थिंकिंग, हॉलिस्टिक मतलब होता है ओवरऑल हर चीज़ को शामिल करके, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होता है इसमें, एकदम गहराई से डिटेल के अंदर माइन्यूट डिटेल्स का आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई भी पहलू आप नहीं छोड़ते हैं इसके अंदर, ऑफ अ सिंगल एंटाइटी। अगर आप किसी सिंगल व्यक्ति के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं तो उसके बारे में आप हॉलिस्टिकली सारी जानकारी निकालेंगे, हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे। द गोल इज़ टू एक्सप्लोर द वाई। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जब भी हम केस स्टडी की बात करते हैं तो इसके अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं कि क्यों और कैसे वो फेनोमेना है जो हुआ था घटित। तो वाई एंड हाउ, द गोल इज टू एक्सप्लोर। केस स्टडी मेथड का गोल क्या होता है? एक्सप्लोर करना वाई एंड हाउ ऑफ अ फेनोमेना रेदर देन जस्ट हाउ मेनी एंड हाउ मच। नंबर्स की बात नहीं होती है इसके अंदर कि कितने थे, कैसे था, क्या था, ये सब नहीं। क्यों हुई वो घटना और कैसे हुई, इस चीज़ को देखना, डीप में जाके देखना फेनोमेना में, वो होता है केस मेथड स्टडी। इन सोशल साइंस की जब हम बात करते हैं, सामाजिक अध्ययन की जब हम बात करते हैं, इट अलाउज, जो केस मेथड स्टडी होती है ये हमें अलाउ करती है रिसर्चर को, जो रिसर्च कर रहा है, कि भाई एग्जामिन करो, इंट्रिकेट करो लेयर्स को, एक एक परतों को खोलो, तुम देखो ह्यूमन बिहेवियर क्या है, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक ढांचा क्या है, दैट आर ऑफन मिस्ड बाय न्यूमेरिकल डेटा। हम बस न्यूमेरिकल डेटा अगर किसी अप्रोच के अंदर हम ले रहे हैं, ओके, साइंटिफिक मेथड में हम सिर्फ डेटा के ऊपर रिलाई करते हैं, हमें पता है एब्स्ट्रैक्ट एकदम डेटा डेटा डेटा, तो उन डेटा के अंदर ये जो ह्यूमन बिहेवियर है, समाज का जो स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, क्योंकि हम उसको डेप्थ में एनालिसिस नहीं कर पाते हैं उसका। तो ये न्यूमेरिकल डेटा सिर्फ जो है उसी की बात करेगा, फैक्ट, ये नहीं देखेगा इमोशंस क्या है क्या नहीं। तो केस मेथड स्टडी इन सब चीज़ों को अलाउ करता है रिसर्चर को कि वो जाए और एक एक करके मानव व्यवहार की जो क्या है वो परतों को देखें, ओके, डीप स्टडी करें। की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, जैसे इन डेप्थ एनालिसिस होता है इसमें, एकदम घुसकर कोई चीज़ के अंदर हम इन डेप्थ उसके अंदर चले जाते हैं, डूब जाते हैं, अपने आप को एकदम वो कर लेते हैं। तो इट प्रोवाइड्स अ
थिक डिस्क्रिप्शन, थिक मतलब थोड़ा मोटा डिस्क्रिप्शन देता है हमें, मतलब ओवरऑल मोटा मोटाई पूरा के करके हमें समझा देता है कि ये फेनोमेना घटित क्यों हुआ था। तो थिक डिस्क्रिप्शन मिलता है इससे हमें ऑफ द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है। कैप्चरिंग नॉसेंस, और हम वहाँ के जो क्या घटित हुआ था कल, वो चीज़ जो घटित हुई थी उसको एक वो लेते हैं। और बैकग्राउंड डिटेल्स, उस घटना के पीछे की बैकग्राउंड डिटेल्स, उसके बारे में वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं वो देखना, उनसे पता करना। ये ओवरऑल मिला के हमें थिक एक अच्छा खासा वो समझने के लिए डिस्क्रिप्शन मिल जाता है उस घटना को समझने के लिए। मल्टी मेथड अप्रोच है ये, तो इसमें बहुत सारे मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। रिसर्चर्स ऑफन कंबाइन इंटरव्यूज़, इसमें जो रिसर्चर होता है वो इंटरव्यूज़ के साथ साथ डायरेक्ट ऑब्जर्व भी करता है, वहाँ जाके दूर खड़ा होकर उन सब चीज़ों को, उन लोगों को ऑब्जर्व भी करेगा इसमें केस मेथड स्टडी में। उनके डॉक्यूमेंट्स को भी पढ़ेगा, उनके डायरीज लेटर्स को भी पढ़ेगा, और इवन फिजिकल आर्टिफैक्ट्स जो होंगे उन चीज़ों को भी अध्ययन करना, वहाँ के कुछ रखे वस्तुएँ होती है ना, उन सब चीज़ों को अध्ययन करना, देखना, ये सब होता है। नेचुरलिस्टिक सेटिंग में होता है केस मेथड। द स्टडी हैपन्स इन द एक्चुअल एनवायरनमेंट, ये नहीं है कि आप लैब में बैठ के केस मेथड स्टडी कर लेंगे और आपकी केस मेथड स्टडी सक्सेसफुल हो जाएगी, जी नहीं। ये नेचुरलिस्टिक सेटिंग में होती है, पर्यावरण के बीच जाकर, मतलब जहाँ वो घटना घटित हुई है वहाँ आपको जाना पड़ेगा, आपको अपनी आँखों से उस चीज़ को देखना है। कंट्रोल्ड लेबोरेटरी में ये सब नहीं हो पाएगा, वहाँ तो कंट्रोल्ड लेबोरेटरी, मस्त एसी लगी हुई है, लैब चल रही है, आप काम कर रहे हो, ये कोई साइंटिफिक स्टडी थोड़ी है, ये केस मेथड स्टडी है, डीप एनालिसिस होता है इसमें। तो स्टडी हैपन्स इन एक्चुअल एनवायरनमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्चुअल एनवायरनमेंट में आपको जाना पड़ेगा, कहीं भी वो स्टडी आप कर रहे हो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। ओके, बाउंडेड सिस्टम है इसके अंदर, यानी कि द केस इज क्लियरली डिफाइंड बाय टाइम, जो केस उसी टाइम के अकॉर्डिंग घटित हुआ है वो बताना है आपको, क्लियरली डिफाइंड करना है, टाइम, प्लेस, एक्टिविटी, हर चीज़। बाउंडेड सिस्टम है ये, मतलब स्टडिंग वन स्पेसिफिक विलेज रिएक्शंस टू अ न्यू लॉ ओवर 6 months। अगर आपको किसी न्यू विलेज के रिएक्शंस को देखना है और न्यू लॉ को 6 months, मतलब हर चीज़ टाइम, प्लेस और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग होगी। केस अगर विलेज दूसरा है तो वो बदल जाएगी सारी चीज़ें, हर चीज़ न्यू होगी, एकदम न्यू लॉ आएंगे हर 6 month बाद, वापस से उनको देखो, उनके रिएक्शंस को देखो। स्पेसिफिक विलेजेस अलग अलग तरीके से, बाउंडेड सिस्टम है इसमें। ये नहीं है कि आपने एक विलेज के ऊपर जो सारे सिस्टम लागू करके उनको ऑब्जर्व किया वही आप दूसरे विलेजर्स पे लागू कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। न्यू, हर जगह न्यू लॉज बनेंगे। स्टेप्स इन कंडक्टिंग अ केस स्टडी, क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जब आपको केस स्टडी को देखना है। तो सिलेक्शन ऑफ द केस, सबसे पहले आप अपने केस को सिलेक्ट करिए कि किसके ऊपर आपको केस स्टडी करनी है, वो केस क्या होगा, है ना। द रिसर्चर चूजेज अ केस, आप रिसर्चर हैं, आपको एक केस को चूज करना है, दैट इज ईदर टिपिकल मतलब रिप्रेजेंटिंग मेनी अदर्स, वो केस बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, और एक्सट्रीम यूनिक भी हो सकता है, मतलब जो किसी ने चुना भी नहीं है, और प्रोवाइडिंग रेयर इंसाइट्स, जो आपको मतलब एक ऐसी रेयर इंसाइट, ऐसी एक रेयर आइडिया दे देगा उसके बारे में जो कि बहुत एक्सट्रीम होगा, जो बहुत हार्ड टू फाइंड होगा, वी कैन से दैट हार्ड टू फाइंड होगा और यूनिक होगा। तो आप दोनों तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो अपना केस, ऐसा केस जो लोगों ने सुना ही नहीं है कभी, तो इस तरह का यूनिक केस भी आप चुन सकते हो, और नॉर्मल टिपिकल केस जो बहुत लोग उसके बारे में जानते हैं और बहुत लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसा केस स्टडी भी आप चुन सकते हो। ठीक है, कॉमन इन द सेंस कॉमन, टिपिकल टाइप्स। लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा इसमें आपको, क्योंकि आप केस स्टडी कर रहे हो तो पुराने जितने भी उसके ऊपर लिखे गई चीज़ें हैं उन सबको देखो, रिव्यू करो। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट द फिनोमेना, उस केस के बारे में पहले से लोग कितना जानते हैं। कोई नई चीज़ आती है ना, जैसे कोई नई घटना होती है, उसके बारे में जब हम पता करते हैं तो हमारे पास उतना लिटरेचर रिव्यू नहीं होता है, क्योंकि वो घटना एकदम ताज़ा होती है, एकदम न्यू होती है, तो वहाँ लिटरेचर रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट द फेनोमेना, जिस पर्टिकुलर केस का आप स्टडी कर रहे हो उसके बारे में कितनी जानकारी अवेलेबल है पहले से, उसको स्टडी करना। टू आइडेंटिफाई गैप्स, हम लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं कि भाई जो पहले से जो स्टडी हुई है और आप जो स्टडी कर रहे हो उसके बीच में क्या गैप्स फाइंड आउट करने हैं, आपको पता है, वो गैप्स आप निकाल लो कि हाँ हम इस पर स्टडी कर सकते हैं, ये गैप्स हैं। तो लिटरेचर रिव्यू क्यों किया जाता है, फाइंड आउट द गैप्स दैट दिस स्पेसिफिक
केस कैन फिल, जो आपकी केस स्टडी है उस गैप को भर सकती है। जो है अभी गैप दिख रहा है आपको, वो गैप फाइंड आउट कर लो, इससे लिटरेचर रिव्यू से आपको पता चल जाएगा, फिर आपकी केस स्टडी उस गैप को क्या करेगी, फुलफिल कर देगी। यही है लिटरेचर रिव्यू। डेटा कलेक्शन करना है अब आपको लोगों का, गैदरिंग एविडेंस, प्रूफ को आपको इकट्ठा करना है फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से लेकर आप अपने डेटा को कलेक्ट करोगे और इंश्योर करोगे ट्रायंगुलेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन फैक्ट्स। आपने डेटा कलेक्ट तो कर लिया लेकिन ट्रायंगुलेशन करना बहुत ज़रूरी है, उसी चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करो हर मेथड्स अप्लाई करके। हमने ट्रायंगुलेशन अच्छे से डीप से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा, हर मेथड अप्लाई करके देखना ताकि उसकी वैलिडिटी को चेक किया जा सके कि आपने जो केस स्टडी किया है, आपने जो डेटा का कलेक्शन किया है, क्या वो वैलिड है, क्या वो सही है। ओके, एनालिसिस करना यानी ऑर्गेनाइजिंग द डेटा टू फाइंड पैटर्न्स। अब आपको हर डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देना है, मेंटेन करना है ताकि आप उनके पैटर्न्स को फाइंड आउट कर सको। हर चीज़ को अच्छे से जब आप एनालिसिस करोगे तो पैटर्न देखोगे कि हाँ इस समय ये पैटर्न था, इस समय ये पैटर्न था। तो ये एनालाइज और ऑर्गेनाइज करके पता चलता है, थीम्स का पता चलता है कि किस थीम क्या, कौन सी थीम फॉलो हो रही है, एक ही थीम फॉलो हो रही है, पैटर्न पता चलते हैं इससे। ओके, लोगों के व्यवहार पता चलते हैं, सोशल बिहेवियर का जब आप स्टडी करते हो तो थीम्स का पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। रिपोर्टिंग करना, राइटिंग अ नैरेटिव दैट अलाउज द रीडर टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट। मान लीजिए हम एग्जांपल ही ले लेते हैं, कोई घटना घटी है अभी, कोई बंगाल में एक घटना घटी है, ठीक है, उसके ऊपर आपको केस स्टडी करनी है, तो आपको क्या करना है, सब चीज़ करके रिपोर्ट बनानी है ताकि लोगों को उस स्टडी के बारे में, जिस पे आपने केस स्टडी की है, उस व्यक्ति के बारे में पता चले। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइटिंग अ नैरेटिव दैट अलाउ द रीडर, उसमें नैरेटिव डालना है आपको अपना खुद का, और लोगों को वो चीज़ फाइंडिंग्स मिले, क्लियरली समझ में आए, कंटेक्स्ट समझ में आए आपकी केस स्टडी का, तो ये करना है। एडवांटेजेस देख लेते हैं केस स्टडी मेथड के। ये इससे हमें डीप इंसाइट मिलती है और डिटेल्स मिल जाती है, तो इट प्रोवाइड अ लेवल ऑफ डेप्थ, बहुत एकदम डीप में किया जाता है, पर्टिकुलर उसी केस के बारे में किया जाता है। इससे हमें क्या मिलेगी, डीपनेस मिलेगी, दैट नो अदर मेथड कैन मैच। केस स्टडी मेथड ही सबसे डीप होता है, कोई और मेथड इसको मैच नहीं कर सकता। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स, कि किस कारण से, मोटिव क्या था, आपका उद्देश्य क्या था उस पर्टिकुलर फेनोमेना को चूज करने का, उससे आपकी जो केस मेथड स्टडी है उससे ये पता चल जाता है, उसकी फीलिंग्स पता चल जाती है, व्यक्ति उस घटना के बारे में कैसे सोच रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पता चल जाता है। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड क्या था, उस घटना होने के पीछे कारण क्या था या बैकग्राउंड क्या रहा होगा, पीपल्स इन्वॉल्व थे नहीं थे, कुछ भी, वो सब पता चल जाता है। हाइपोथेसिस जनरेशन का मतलब, बिकॉज इट इज़ सो डिटेल्ड, ये बहुत, केस स्टडी क्या होती है, बहुत डिटेल्ड होती है। इट ओफन अनकवर्स न्यू वेरिएबल्स, तो ये जो वेरिएबल्स अलग अलग वेरिएबल्स को लेकर आती है अपने अंदर और अनकवर करती है हमारे सामने। ऐसे बहुत नए नए वेरिएबल्स आते हैं, बहुत नए नए वेरिएबल्स अनकवर होते हैं जो हमें पता ही नहीं होते हैं, दैट रिसर्चर्स हैडंट थॉट ऑफ। रिसर्चर सोचता ही नहीं है कि मेरी रिसर्च के अंदर, मेरी केस स्टडी के अंदर इतने तरीके के वेरिएबल्स आ गए हैं। तो हाइपोथेसिस जनरेशन मतलब, बिकॉज ये डिटेल्ड है, बहुत लंबी होती है, बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं, रिसर्चर्स को पता भी नहीं होता है, विच कैन बी टेस्टेड यूजिंग लार्जर क्वान्टिटेटिव मैथड्स। और इसको टेस्ट करना, ये हाइपोथेसिस टेस्ट करना, ये बहुत लार्जर, इसमें आपको बहुत ही क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स आते हैं इसके अंदर, इसीलिए। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, यानी लचीलापन, यानी कि हम कह सकते हैं रिजिड नहीं होना। दिस रिसर्च इज़ नॉट टाइड टू बी रिजिड सेट ऑफ क्वेश्चंस। ये नहीं है कि एक पेपर में 10 क्वेश्चन लिख दिए, आप जा रहे हो किसी से कुछ पूछने इंटरव्यू में, 10 के अलावा आप एक भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछोगे, वहाँ का हालचाल देख के आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि भाई ये एक रिजिड नहीं है, ये आप चेंज कर सकते हो इसमें अपने क्वेश्चंस। इफ़ अ न्यू इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल रही है, कोई ऐसी जानकारी जो आपके लिए एकदम न्यू है और इंटरेस्टिंग है, कम्स अप ड्यूरिंग एन इंटरव्यू के दौरान ही आपके सामने आ रही है, तो आप उसको भी नोट कर लोगे, है ना। द रिसर्चर कैन पाइवेट टू एक्सप्लोर इट, फिर रिसर्चर उसी के इंफॉर्मेशन के इर्द गिर्द घूमकर और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। तो ये हम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं। कैप्चर्स कम्प्लेक्सिटी, यानी कि सोशल रियलिटी इज़ मेसी। जो समाज की आज रियलिटी है बहुत मेसी है, मतलब
बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। अब सोसाइटी तो इतनी जटिल है, इतने तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर, तो सोशल रियलिटी इज़ वेरी मेसी एंड कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल है और बहुत ही ज़्यादा मेसी है। केस स्टडी जो है अलाउ करती है रिसर्चर्स को, यानी हम लोगों को, जो हम रिसर्च करेंगे, टू शो हाउ डिफरेंट फैक्टर्स, कि अलग अलग जो तत्व होते हैं, फैक्टर होते हैं, लाइक कल्चर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, आपके समाज के और भी तत्व होते हैं ना, जैसे आपका संस्कृति, आपकी राजनीति, आपका आर्थिक स्थिति, वो सब कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से इन अ सिंगल सेटिंग। केस स्टडी ये चीज़ को अलाउ करती है कि रिसर्चर उन चीज़ों को देखे कि अलग अलग चीज़ों का प्रभाव आपकी जो स्टडी में पड़ रहा है, हर चीज़ का, चाहे वो कल्चर हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक हो, सबका कैसे पड़ रहा है वो देखना, हर चीज़ को कैप्चर करके चलना, यह है सोशल रियलिटी को समझना, भले ही वो कितनी ही कॉम्प्लेक्स और मेसी क्यों ना हो। आइडियल फॉर रेयर फेनोमेना, जब कोई ऐसे रेयर फेनोमेना होते हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, ऐसी घटनाएं, तो उनके लिए बहुत आइडियल होता है, बहुत ही अच्छी रिसर्च है ये। इट इज़ अ परफेक्ट फॉर स्टडिंग यूनिक इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जो कभी ऐसे घटे नहीं हैं, बहुत यूनिक हैं, सच एज रेयर साइकोलॉजिकल कंडीशन होते हैं किसी भी व्यक्ति की, स्पेसिफिक हिस्टोरिकल कोई सोशल मूवमेंट है, कोई हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसी घटना घट गई है जो नहीं पता, वेयर लार्ज सैम्पल साइज इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड। इसके लिए लार्ज सैम्पल साइज नहीं मिलेगी आपको, लोग पॉपुलेशन नहीं मिलेगी इस केस स्टडी के लिए, तो सैम्पल साइज जहाँ फाइंड आउट करना लार्ज, वो बहुत मुश्किल है, वहाँ केस स्टडी बेटर होती है, बेस्ट होती है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। इसमें लैक ऑफ जनरलेबिलिटी है। जनरलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जनरलाइज नहीं कर सकते हम चीज़ों को, हम सैंपल को ये नहीं कह सकते ये पूरी पॉपुलेशन पे फिट बैठेगी। दिस इज़ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म, और यही केस स्टडी का सबसे बड़ी आलोचना है। बिकॉज क्योंकि द केस स्टडी फोकस ऑन ओनली वन ऑफ और फ्यू केसेस, क्योंकि केस तो कोई एक होगा, कोई केस तो एक दो हो सकते हैं, दो तीन हो सकते हैं, फ्यू केसेस हो सकते हैं। जो केस स्टडी है वो तो पर्टिकुलर उसी केस के इर्द गिर्द की बात करेगी ना, वो थोड़ी छोटा सा केस है, उस केस को लेके आप पूरे बड़े पॉपुलेशन पे उस केस को अप्लाई करना चाहोगे तो ये क्या ये सेंसलेस बात नहीं होगी? छोटा सा केस है या बहुत सारे दो तीन केस है, उनको लेकर भी आप नहीं कर सकते भाई। आप इसमें जनरलाइज नहीं कर सकते इस चीज़ को, लोगों पे पूरा एकदम हर चीज़ वो नहीं कर सकते। द फाइंडिंग्स, जो आप फाइंडिंग करोगे, जो रिजल्ट आपको मिलेंगे, कैन नॉट बी अप्लाइड टू द एंटायर पॉपुलेशन। आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन पर वो चीज़ थोप नहीं सकते हो, वो चीज़ जनरलाइज नहीं कर सकते हो कि मेरी रिसर्च की रिजल्ट में ये निकल के आ रहा है, अब पूरी पॉपुलेशन पर यही रिजल्ट आएगा। नेवर, क्योंकि आपका जो सैंपल था ना वो पर्टिकुलर एक या दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। ज़रूरी नहीं है कि एक या दो चीज़ इतनी बड़ी पॉपुलेशन में फिट बैठे, ज़रूरी क्या है ही नहीं ऐसा। कैन नॉट फाइंड अप्लाई टू एंटायर पॉपुलेशंस विथ सर्टेनिटी, एकदम परफेक्ट बैठे ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिसर्चर बायस, सिंस द रिसर्चर इज डीपली इन्वॉल्व्ड इन द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, जब से ही रिसर्चर एकदम डीपली इन्वॉल्व हो जाता है किसी केस स्टडी में, वहाँ वो डेटा को कलेक्ट करता है, फिर इंटरप्रेट करता है। देयर पर्सनल ओपिनियंस, उसके खुद के जो ओपिनियंस है, जैसे मैं रिसर्चर हूँ, मुझे केस स्टडी करनी है, मैं बहुत टाइम से उसका डेटा कलेक्ट कर रही हूँ या फिर इंटरप्रेट कर रही हूँ डेटा को, तो मेरे जो पर्सनल ओपिनियन है कि मैं पर्टिकुलर, मेरी सोच क्या है, मेरे विचार क्या हैं और मेरे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या मेरी खुद की, मेरी क्या अरमान है, मेरे जो भी हैं, वो सब माइट अनइंटेंशनली इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। वो ना चाहते हुए भी अनइंटेंशनली, मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरे पर्सनल ओपिनियंस जो है मेरी केस स्टडी में इफेक्ट डाले, बट वो अनइंटेंशनली ना रिजल्ट को प्रभावित कर ही देते हैं, इन्फ्लुएंस कर ही देते हैं। जो एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरी आशाएं, वो सब कुछ। तो डिफ़िकल्टी इन रेप्लिकेशन, बिकॉज एवरी केस एंड एवरी सोशल कंटेक्स्ट इज़ यूनिक। रेप्लिकेशन मतलब सेम टू सेम। तो देखिए, कोई भी केस होता है वो अपने आप में यूनिक होता है बहुत, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका परिदृश्य भी अलग होता है। तो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल, ये एकदम इम्पॉसिबल है फॉर अनदर रिसर्चर, जैसे कि मैंने रिसर्च की और मुझे देख के दूसरा रिसर्चर है, दूसरे रिसर्चर के लिए एकदम इम्पॉसिबल है टू रिएक्ट द एग्जैक्ट सेम स्टडी। वो अगर केस स्टडी उसी टॉपिक पे कर रहा है तो वो सेम स्टडी का रिजल्ट उसमें दिखेगा जो वो करेगा, नहीं भाई, रेप्लिकेशन नहीं होगा यहाँ पे, सेम चीज़ें नहीं दिखेगी।
क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि भाई हम कर रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, और क्वालिटेटिव रिसर्च हमेशा यूनिक होती है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरह नहीं होती है, इसमें सेम रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो सेम रिजल्ट रिसर्चर को फाइंड आउट करना ये इम्पॉसिबल हो जाता है, नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है टू स्टडी टू सी इफ द रिजल्ट होल्ड अप। ओके, टाइम एंड रिसोर्स इंटेंसिव। कलेक्टिंग डेटा थ्रू मंथ्स, हम बहुत लंबे समय से हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, लंबा टाइम लग जाता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पेजेस डॉक्यूमेंट्स इज एग्जॉस्टिंग एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। बहुत पैसा लगता है इसमें, बहुत ही इंटेंसिव है, ब्रॉड होती है, लंबी महीनों तक का इंतजार करना पड़ता है इस रिसर्च को करने में। एथिकल चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने, सिंस द स्टडी इज सो पर्सनल, क्योंकि ये भाई बहुत पर्सनल होती है, किसी व्यक्ति के डिटेल में भी होती है, तो प्रोटेक्टिंग द एनोनिमिटी, बनाए रखना, किसी का नाम एकदम छुपाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्राइवेसी लीक होने का डर रहता है, क्योंकि वो घटना लोगों के साथ, सबके साथ नहीं होती ना वैसी घटना, तो ये बहुत हार्ड होता है। प्राइवेसी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट, तो लोगों के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करना ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। कंक्लूजन देखते हैं, द केस स्टडी मेथड इज एसेंशियल टूल फॉर सोशल साइंटिस्ट। जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं ना, जो सामाजिक अध्ययन करते हैं, समाज के बारे में पढ़ते हैं, उनके लिए अच्छी है, बहुत इसेंशियल भी है, टूल है। who want to move beyond numbers and understand the human side of data। साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट क्या करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर को जानना चाहते हैं, ह्यूमन का डेटा लेना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट इसेंशियल टूल है, काम की चीज़ है, और ये उनको हटा देता है, मूव बियॉन्ड नंबर्स, नंबर से ऊपर उठा के और भी चीज़ों को डेप्थ में एनालिसिस करने में हेल्प करता है। वाइल इट में लैक द स्टैटिस्टिकल पावर ऑफ अ सर्वे, इनके पास जो है क्वालिटेटिव मेथड है ये, तो इनके पास लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल पावर है, ये मैथ्स वैथ्स का ज़्यादा ये नहीं करते हैं। इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रीहेंसिवनेस, ये एकदम ब्रॉड में आपको रिजल्ट ला के देते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं, हर तरीके को अलग अलग तरीके से ये एकदम डीप में ट्रायंगुलेशन करते हैं। व्यू ऑफ अ सोशल यूनिट मेक्स इट इररिस्पेसिबल फॉर बिल्डिंग थ्योरीज एंड अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्सिटीज, समाज की जटिलताओं को समझने के लिए स्टडी की जाती है, और अलग ही थ्योरी बनकर आती है समझने के लिए, जिसे हम हटा नहीं सकते, हम मिटा नहीं सकते, ऐसी यूनिट्स बनकर आती हैं। ऐसी स्टडी, कॉम्प्लेक्स स्टडी के लिए केस मेथड स्टडी बेस्ट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।